मैं बिहार के सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आप जान रहे होंगे कि दीक्षा ऐप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कोर्सों को चलाया जा रहा है निष्ठा प्रशिक्षण के तहत। तो अगर आप एक बिहार के सरकारी स्कूल में नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, तो आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि हमारे देश में कुछ बच्चों के लिए कुछ नीतियां हैं या कुछ कानून है जिसका प्रावधान किया गया है संविधान के तहत। तो क्या आप अभी तक अगर नियोजित शिक्षक हैं तो क्या आपको अभी तक यह जानकारी नहीं है कि हमारे देश की नीतियां कानून और क्या कहती है संविधान के तहत? तो आइए हम बात करते हैं हमारे देश की उन नीतियों कानून पर जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग निश्चित रूप से इसे जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हेडिंग देखिए कि यहाँ क्या है कि हमारे देश की नीतियाँ, कानून और संविधान। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान की धारा 350 क के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के अंदर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधित अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप सरकारी स्कूल में शिक्षक या शिक्षिका हैं, तो आपके विद्यालय में जो भी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो आपका सबसे पहला प्रथम दायित्व तो होना चाहिए कि आप उन बच्चों को उनके ही मातृभाषा में एजुकेशन प्रदान करें, ताकि बच्चों का विकास अच्छी तरह से हो सके, बच्चे समझ अच्छी तरह से पाएँ। यह हमारे संविधान की में उल्लेखित है, आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं। और जो भी अधिकारी होंगे, प्राधिकारी होंगे, वह इस बात पर पूर्णतः जोर देंगे कि शिक्षक शिक्षिकाएं, जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो विद्यालय में कार्यरत हैं, वे बच्चों को निश्चित रूप से उनके ही मातृभाषा में शिक्षा दें, ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएँ। और आगे आप देखिए, यानी आपका भरपूर प्रयास होना चाहिए कि आप बच्चों को मातृभाषा में उनकी शिक्षा दें। हमारा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 क्या कहता है? तो हमारा शिक्षा का जो अधिकार कानून 2009 है, आप देख सकते हैं इसमें कि उसमें शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की धारा 29(2)(f) में यह कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम जहाँ तक संभव हो सके बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो शिक्षा का अधिकार कानून जो बना 2009 बना, उसमें भी इस बात का स्पष्ट उल्लेखित है कि बच्चों के लिए जो शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो उनकी मातृभाषा होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं एक विद्यालय की बच्ची है जो आपका स्टेट लेकर के हाथ में लिए हुए है। यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन, यानी कि आप उसका पालन जरूर करें। और आगे देखते हैं कि क्या उल्लेखित है। अगर आप जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बना है, अगर आप उसका अगर अध्ययन आप करते हैं, तो आपको वहाँ भी स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि आप देखिए यहाँ पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से सबसे बेहतर रूप से सीखते हैं। यानी कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बना है, उसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, चूँकि वे शुरुआत में अपनी मातृभाषा में बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना उनको हर तरह से उनको अच्छा लगता है, तो उसमें भी इस बात पर लिखा हुआ है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से सबसे बेहतर रूप से सीखते हैं। यानी कि अगर उनके भाषा में एजुकेशन प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वे बहुत ही अच्छी तरह से उस एजुकेशन को ग्रहण करेंगे। आगे आप देख सकते हैं पॉइंट लिखा हुआ है कि जहाँ तक संभव हो सके कम से कम 5वीं कक्षा तक बच्चों की पढ़ाई उनकी भाषा में ही होनी चाहिए। यानी कि 1 to 5 तक के जो भी बच्चे हैं, जैसे 6 साल से लेकर के 10 साल तक के जो भी बच्चे हैं, उनको आप जरूर कम से कम उनकी ही भाषा में पढ़ाने का भरपूर प्रयास करें, ताकि उनका स्पष्ट किसी चीज़ पर भी स्पष्ट समझ हो सके। और आगे आप देखिए कि जहाँ तक संभव हो सके स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का निर्माण होना चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अगर संभव हो सके तो जितनी भी स्थानीय भाषाएं हैं, कहने का मतलब है कि वो विद्यालय, आपका जो विद्यालय है जिस परिवेश में स्थित है, जहाँ पर बच्चे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ की भाषा में ही जो भी विद्यालय से संबंधित पाठ्य पुस्तक हो, शिक्षण सामग्री हो, उसका निर्माण उस लैंग्वेज में अगर कर दिया जाए तो बच्चे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे अगर कहीं बच्चे भोजपुरी बोलते हैं, तो वहाँ भोजपुरी भाषा का में शब्दों को मतलब पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाए। कहीं मैथिली बोलते हैं तो मैथिली में निर्माण किया, यानी कि जो बच्चे जिस स्थानीय भाषा में
बोलना, सुनना, समझना पसंद करते हैं, उसी भाषा में पाठ्य पुस्तक और सामग्री का निर्माण किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कक्षा में बहुभाषी शिक्षण को अपनाते हुए बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा का सोचा समझा प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि कक्षा में बहुभाषी शिक्षण से तात्पर्य क्या है? विद्यालय में अनेक प्रकार के भाषा के माध्यम से पढ़ाना, यानी कि सबसे प्रथम प्राथमिकता है मातृभाषा, उसके अलावा विद्यालय की भाषा, उसके अलावा अन्य भाषाएं। अगर उस तरह से मिला जुला भाषा का प्रयोग करते हुए बच्चों को अगर हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बेहतर शिक्षण और हो सकता है। यानी कक्षा में बहुभाषी शिक्षण को अपनाते हुए बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा का सोचा समझा प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी प्राथमिकता आपको मातृभाषा का देना है, उसके बाद ही आप स्कूल का भाषा उसी के तहत जोड़ करके अगर आप उसको समझाते हैं तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि कहीं कहीं विद्यालय में बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई बच्चा अचानक किसी अन्य जगह से अगर आता है तो दूसरा भाषा समझ सकता है। तो इस तरह से मातृभाषा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, बहुभाषी शिक्षण पर जोर देना चाहिए। बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत उनकी अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। इस बात पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं लोग अवश्य जोर दें कि जो भी बच्चे को आप अगर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो शुरुआत उनके अपने ही लैंग्वेज में करें। यानी कि वे किस भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसे किस भाषा में वे सुनना, बोलना, लिखना पसंद करते हैं, आप उनको उसी के लैंग्वेज में लिख करके दें, ताकि बच्चों का अवधारणा का विकास बहुत अच्छा हो सके, वे अच्छी तरह से समझ सके। तो ये बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत उनके अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों के लिए क्या प्रावधान है, क्या मतलब इसमें बात कहा गया है। आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार कानून जो बना है, उसमें क्या किस बात का उल्लेख किया गया है और हमारे भारतीय संविधान में जो जिन धाराओं के तहत कुछ बात कही गई है उसमें क्या कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से हमारे देश की जो नीतियाँ, कानून और संविधान को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और आशा करते हैं कि आप आज के बाद अपने विद्यालय में अगर बच्चों को आप एजुकेशन देंगे, इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, तो आप बच्चों को उनके ही मातृभाषा में अवश्य उनको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मैं आज के लिए इतना ही और मिलते हैं। मैं मिलता हूँ, मैं रंजन कुमार, आप सभी से पुनः एक नए कंटेंट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो कृपया करके आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को चैनल तक जोड़ें और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय शिक्षक संघ।